दोस्तों नमस्कार। कई एपिसोड से आपके सामने मैं पीएचडी या कह लें कि हायर एजुकेशन के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण से बातचीत सामने ला रहा हूँ। कई ऐसे पीएचडी स्कॉलर, कुछ टीचर से आपको मिलवाया हूँ जिन्होंने पीएचडी के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से कई सारे विहंगम दृष्टिकोण आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें कुछ चित्रकार थी, कुछ छात्र नेता थे, कुछ ऐसे थे जो पीएचडी के साथ सिर्फ पीएचडी में ही लगे हुए थे, जिनके बारे में भी आप लोगों ने सुना। इसी तरह से कुछ ऐसे थे जो बहुत मेहनत करके पीएचडी में पहुँचे हैं। तो मुझे लगा कि इन सारी दृष्टिकोण को एकत्र किया जाए और एक प्रस्तुति बनाई जाए जिसमें सीधा सादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बातें हो जो इन सारे बातचीत से निकल कर सामने आया हो, या एक कह लें कि निचोड़। इसलिए ये बातचीत ज़रूरी हो गई थी कि एक निचोड़ के रूप में आपके सामने सारी बातें रखी जाएं। और इससे पहले कि मैं पूरी तरह से पीएचडी के बारे में आपका रुझान क्या होना चाहिए, हायर एजुकेशन के बारे में आपको कैसे सोचना चाहिए, उस पर कैसे एक्ट करना चाहिए, उसको कितना गंभीरता से लेना चाहिए, इस पर शुरू करूं बातचीत। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अब आइए अपने मूल विषय के बारे में शुरुआत करते हैं कि पीएचडी क्यों करना चाहिए। देखिए, देश में विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत ज़्यादा है और यकीन मानिए कई विश्वविद्यालयों में ज़रूरत तो होती है पर उन्हें कैंडिडेट नहीं मिलता है। तो एक अच्छा कोई अगर छात्र एक अच्छा सम्मानजनक रोजगार चाहता है, एक छात्र अगर समाज के लिए कुछ करना चाहता है, एक आने वाले पीढ़ी को पढ़ाना चाहता है, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहता है, देश की व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहता है, देश के भविष्य को बनाना चाहता है, तो उसे पीएचडी करना चाहिए। यही नहीं, अगर कोई चाहता है कि समाज में बदलाव सिर्फ पढ़ाने से नहीं, गुणपरक शोध से भी हो सकता है। शोध करके अगर समाज में बदलाव करना चाहता है, कुछ नए दृष्टिकोण लाना चाहता है, नए दिशा या नए ज्ञान के पटल को तय करना चाहता है, तो उसे पीएचडी में आना चाहिए। यानी पीएचडी करने के बाद या पीएचडी में कोई आने के बाद एक अच्छा कैरियर पाता है, एक सम्मानजनक पेशा पाता है, साथ ही साथ उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वह समाज देश का दिशा और दशा तय कर सके। और पीएचडी में आपको छूट भी बहुत मिलती है कि आप अपना भी बहुत कुछ कर पाते हैं। तो ये तो पीएचडी का एक थोड़ा सा समझ था। अब पीएचडी क्या नहीं है, यानी कोई अगर यह सोचता है कि ये बेरोजगारी दूर करने का जरिया है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। पीएचडी एक सीरियस स्टडी है, एक श्रम साध पढ़ाई है। अगर कोई यह सोच रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है तो पीएचडी कर लेते हैं या एक बेरोजगारी दूर हो सकता है, तो यह मिथ्या सोच से आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कहीं किसी कंपटीशन से ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। आप जितने भी कंपटीशन को ले लें, एसएससी वगैरह जितना भी जनरल लाइन का कंपटीशन ले लें, उससे कहीं भी पीएचडी में कम आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और ये आप बातचीत से देखे होंगे। तो अगर कोई इसको बेरोजगारी दूर करने का जरिया मान रहा है या कुछ नहीं है तो ये सही, तो ये सोच आपको बहुत आगे नहीं ले जाएगी। आप पीएचडी में अगर यदा कदा किसी तरह आ भी जाते हैं तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। एक यह बिंदु बहुत ज़रूरी है। अगला बिंदु यह है कि पीएचडी के लिए अगर आप सीरियस नहीं है तो आपका एंट्रेंस होना मुश्किल है, खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो सीटें हैं वह बहुत कम आती है। 2 सीटें, 3 सीटें, 4 सीटें आती हैं और उसमें काफ़ी प्रतिस्पर्धा होती है। इसलिए अगर आप सीरियस हैं तो अपने विषय पर पकड़ रखें। जो विषय आपका एमए के लेवल पर रहा है उस पर पकड़ रखें तो आपका पीएचडी में होना आसान हो जाता है। समसामयिक ज्ञान रखें, क्या चल रहा है देश में, समाज में, उसके बारे में अपडेशन रखें, आपका पीएचडी में हो जाएगा। लेकिन आप अगर चाहिएगा कि बहुत आसानी से हो जाए, मुश्किल है, सीटें बहुत कम हैं। और ऐसे हालात में जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, प्रतिस्पर्धा अधिक होने के कारण या आपका ना हो पाने के कारण, तो आप 1-2 जगह ट्राई करें, कई जगह अप्लाई करें, कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। दूसरा, आप प्राइवेट सेक्टर के या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी रुख कर सकते हैं अगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो। इस तरह इस सारे विषय पे वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही विस्तार से और बहुत ही विस्तृत तरीके से। अब अगला पॉइंट मैं ये बताने जा रहा हूँ कि पीएचडी में जाहिर सी बात है हायर एजुकेशन है, गार्डियन काफ़ी लंबे समय से पैसा दे चुके होते हैं विद्यार्थी को
तो उन्हें लगता है कि और अगले 3 साल 4 साल 5 साल के लिए बच्चे को पैसा देना पड़ेगा, तो ये उनके लिए एक मुसीबत होती है। इसलिए केंद्र सरकार कई ऐसे स्कॉलरशिप स्कीम चलाती है जो आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं। इसमें आप 8,000 से शुरू करके 70,000 तक आपको स्कॉलरशिप का प्रावधान है। ये अलग बात है कि जो 70,000 का मैं बता रहा हूँ ये साइंस के विषय में आपको आसानी से मिल जाती है, आर्ट्स में अभी ये है लागू नहीं है, लेकिन आर्ट्स में भी आपको 30, 32, 35,000 तक के स्कॉलरशिप हैं और कई सारे स्कॉलरशिप हैं। तो यह भी है कि आप अगर मेधावी छात्र हैं, आप अगर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला ले पाने में सक्षम होते हैं तो आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी, आर्थिक किल्लत नहीं होगी पढ़ाई के लिए, और आपको पढ़ने के दरमियान आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो ये भी एक पीएचडी या हायर एजुकेशन करने के लिए आपको प्रेरणा स्वरूप एक बात थी। अब अगर और बात करें कि इसमें समय कितना लगता है, तो मिनिमम आपको 3 साल लगते हैं और मैक्सिमम 5 साल 6 साल, डिपेंड करता है गाइड और स्कॉलर के बीच में अंतर संबंधों पर, विषय की गंभीरता पर, विषय के साथ कितना समय में आप न्याय कर सकते हैं, क्या आप काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम 3 साल है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि अधिकतर जो कैंडिडेट है, अधिकतर जो पीएचडी स्कॉलर है वो 4 साल में कंप्लीट कर लेते हैं या मैक्सिमम 5 साल तक जाता है। लेकिन कुछ मामलों में जहां विषय की मांग होती है, शोध की मांग होती है कि और समय दिया जाए, तो वैसे हालात में लंबी अवधि हो सकती है। तो ये था समय। अब जो महत्वपूर्ण बातें आगे है कि आयु सीमा क्या होती है। पीएचडी करने की कोई आयु सीमा नहीं है, आप किसी भी आयु सीमा में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह हाईएस्ट एजुकेशन है। इसके बाद हालांकि पोस्ट डॉक भी होता है, लेकिन फिर भी इसे माना जाता है कि इसके आगे की पढ़ाई बहुत कम लोग करते हैं। तो इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी कोई आयु सीमा नहीं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आपका एमए होना ज़रूरी है। एमए के साथ अगर एमफिल है तो अच्छी बात है, एमफिल नहीं भी है तो एमए करने के बाद आप उसी विषय से पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बताऊंगा कि कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी भी पीएचडी कराते हैं, यानी एमए आप अगर दूसरे विषय में हैं और आप दूसरे विषय से पीएचडी करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जेएनयू वगैरह उसके अच्छे उदाहरण हैं। तो ये आयु हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया। उसके बाद मैं यह भी आपको बता दूं कि पीएचडी के लिए जो सामाजिक और पारिवारिक स्थिति है वह भी ज़रूरी नहीं है कि आप अनमैरिड ही हो, क्योंकि हायर एजुकेशन है, ज़्यादातर लोगों की 30 से ऊपर शादी हो जाती है। तो इसमें कोई बाधा नहीं है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप में जज्बा है, आप में पैसन है हायर एजुकेशन में जाने का, तो आप इसमें जा सकते हैं। कोई बंदिश आपको नहीं रोक सकती, कोई सीमाएं आपको रोक नहीं सकती है, और आप एक पीएचडी स्कॉलर बन सकते हैं। बाद में अपने लिए एक अच्छा कैरियर, एक सम्मानजनक पेशा की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने पीएचडी और हायर एजुकेशन पे बनाई है और उसमें बहुत सारी बातें आए हैं, तो मुझे लगा एक बार उन सारे बातों को समेटकर एक वीडियो में रखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा लाभप्रद होगा और एक तरह से कहते हैं ना कि सम अप कर सकते हैं। और रही बात पीएचडी के साथ अपने पैशन या को करिकुलर एक्टिविटी करने के लिए, तो उसमें भी आप फ्री हैं। अगर आप अच्छा संगीतकार हैं, आप अच्छा गाना गाते हैं, आप अच्छा पेंटिंग करते हैं, अपने रुचि के कामों के लिए भी आपको पूरा समय मिलेगा। और यूनिवर्सिटी का मंच, यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं वो आपको दर्शक के रूप में मिलेंगे, आपके प्रशंसक के रूप में मिलेंगे, तो आपके लिए एक अच्छा मंच हो सकता है। अगर आप छात्र राजनीति में भी इंटरेस्टेड हैं तो पीएचडी के दरमियान आप अपने इस जो खूबी है इसको भी आजमा सकते हैं कि आप में नेतृत्व की कितनी क्षमता है, आप कॉलेज कैंपस में कितना अच्छा नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, और वहाँ से आप देश के लिए एक मैसेज भी दे सकते हैं, संदेश भी दे सकते हैं, और जिसे लोग बहुत गंभीरता से लेंगे। यानी पीएचडी के साथ आप कई सारे काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एकदम पीएचडी मतलब आपका हो गया तो आप और कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह के भी अगर धारणा है तो इसे निकाल फेंकें। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ साइंस स्ट्रीम में काम बहुत होता है तो थोड़ा समय कम मिल पाता है, लेकिन जब पैशन होता है तो आदमी समय निकाल लेता है। तो ये सब कुछ बातें थी जो करनी ज़रूरी हो गई थी। इसलिए ज़रूरी हो गई थी क्योंकि अगर बातें बहुत फैल जाती है तो उसे समेटना भी ज़रूरी होता है, ताकि जो संदेश है वह बहुत ही साफ, स्पष्ट, क्लियर कट हो, समझ उसका बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में ना रहे, और जो सुनने वाले हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें सारी बातों का ज्ञान हो, और जब वो निर्णय लें तो एक इन्फॉर्म्ड
स्टूडेंट के रूप में लें, भावावेश में आके निर्णय ना लें, पूरी जानकारी लेकर हर तरीके से, हर एंगल से चीज़ों को समझकर आगे बढ़ें, तो वह ज़्यादा संतुष्ट होंगे, ज़्यादा परिपक्व होंगे और वह खुश भी होंगे अपने फैसले से। तो अभी के लिए इतना ही। और फिर से एक बार मैं कहता हूँ, कई सारे शख्सियत हमारे चैनल पे आने वाले हैं। इस तरह से हम लोगों को जोड़ते हैं जो समाज में कुछ दे सकते हैं, जो लोगों को रास्ता बता सकते हैं, अपने जीवन के संघर्ष से, अपने जीवन के अनुभव से वह लोगों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। मैं उनको जोड़ते रहता हूं ताकि वह प्रेरणादायक हो हमारे देखने वालों के लिए। आगे भी कई लोग जुड़ेंगे इस पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है। धन्यवाद।